Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. We are continuing with our class 10th Geography chapter number 1 Resource and Development और ये है lecture number 2. Lecture number 1 में हमने देख लिया था कि chapter कहना क्या चाहता है, ठीक है, मतलब chapter के basics क्या है, resource क्या होता है, definition क्या है, resource को use कैसे करना है, ठीक है, sustainable existence कैसे कराना है हमें अपना, right? Now in this lecture we are going to continue कि स्पेसिफिक रिसोर्सेज के बारे में हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है, और शुरुआत करने वाले हैं हम लैंड रिसोर्सेज से. चलो, सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करेंगे लैंड रिसोर्सेज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लैंड को रिसोर्स बोल ही क्यों रहे हैं. लैंड को रिसोर्स हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विदाउट दिस हमारा एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं हो पाता, या अगर एग्जिस्टेंस होता भी तो हम सर्वाइव नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि हम ज़मीन पर सेटल्ड हैं, ठीक है, हम ज़मीन से एग्रीकल्चर कर सकते हैं, इस पर होने वाले प्लांट्स ट्रीज की मदद से हम खाना खा पा रहे हैं, ठीक है, और नॉट ओनली ह्यूमन एग्जिस्टेंस, एनिमल एग्जिस्टेंस भी लैंड पर डिपेंडेंट है, ठीक है, मिनरल्स के लिए, रिसोर्सेज के लिए, जो आपके फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए हम किस पे डिपेंडेंट हैं, लैंड पर. तो इट मीन्स इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, राइट. देन इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन. व्हाट इज़ नेचुरल वेजिटेशन? ऐसा वेजिटेशन मतलब प्लांट्स, नॉट एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज, ग्रास, क्रॉप्स, जितनी चीज़ें नेचुरली ग्रो कर रही हैं, जिनको किसी भी प्रकार की ह्यूमन एड नहीं मिल रही है, उनको हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है. स्पेसिफिकली इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा? एग्रीकल्चर, ठीक है. क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में हम अपनी क्रॉप के लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, एड प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट. देन वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ क्या होता है? वो एनिमल्स जो अपने आप से नेचुरली सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है. जैसे आपके घर में अगर आपने एक डॉग को डोमेस्टिकेट किया है, ठीक है, तो आप उसको, अपने पेट डॉग को वाइल्ड लाइफ में नहीं गिनेंगे. क्यों? क्योंकि वो वाइल्ड एरियाज़ में खुद से सर्वाइव नहीं कर रहा, ठीक है, कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर एनिमल को आपके द्वारा कुछ ना कुछ एड मिल रही है. गेटिंग? देन ह्यूमन लाइफ, इसका तो कोई एक्सप्लेनेशन बनता ही नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ लैंड के बगैर पॉसिबल नहीं है, ठीक है. देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, चाहे वो प्राइमरी एक्टिविटी हो, मैन्युफैक्चरिंग मतलब जिसको हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहते हैं, और सर्विसेज, टर्शरी एक्टिविटीज़, सारा कुछ किस पर बेस्ड हो रहा है? लैंड के ऊपर, ठीक है. लैंड नहीं होगा तो सॉइल नहीं होगी, सॉइल नहीं होगी तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, ठीक है. लैंड नहीं होगा तो आप फैक्ट्रीज किस पर बनाने लगेंगे, राइट. और सर्विसेज तो प्रोवाइड कराने की बात ही नहीं आती. फिर जब ये पहली की दो चीज़ें नहीं होंगी तो सर्विसेज कौन से सेक्टर को देंगे आप? ओके. देन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये सारा कुछ किस में आ जाएगा? आपके सर्विसेज सेक्टर में, ठीक है. देन इट सपोर्ट्स अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स. रिलीफ फीचर्स मतलब फिजिकल फीचर्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, मतलब जो आपके माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, हिल्स हैं, सारा कुछ फिजिकल फीचर्स हैं, और ये किस पर बेस्ड हैं? आपकी लैंड पर. ओके. देन ये तो बहुत ही बेसिक सी बात हमने समझी. अब हम देखते हैं लैंड यूटिलाइजेशन क्या होता है. लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब है कि जितनी भी लैंड हमारे पास अवेलेबल है, हम उसका कितना परसेंट कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है. देखो, सबसे पहले तो आ जाता है सबसे सिंपल चीज़, फॉरेस्ट, राइट. फॉरेस्ट, आपकी लैंड का एक पर्टिकुलर एरिया फॉरेस्ट के द्वारा ऑक्यूपाइड है, और वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है, ठीक है. तो इसके साथ तो हम कोई भी आगे मतलब इसके साथ हमें किसी भी प्रकार का कोई दूसरा आर्ग्यूमेंट नहीं लगाना है, ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका नॉट फॉर कल्टीवेशन. मतलब फॉरेस्ट के अलावा जो बची हुई ज़मीन है उसमें से एक हिस्सा आ जाएगा नॉट फॉर कल्टीवेशन, मतलब जिस पर आप कल्टीवेट नहीं कर सकते. और क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसका एक हिस्सा बैरन या फिर वेस्ट लैंड है, मतलब बंजर ज़मीन है, या फिर ऐसा वेस्ट एरिया है जहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, ठीक है. और दूसरा कौन सा? वहाँ पर आप ये नहीं कह रहे कि ये ज़मीन बंजर है या वेस्ट है, लेकिन हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि दूसरी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कि रोड्स बनी हुई हैं, फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, या दूसरे यूजेस हो रहे हैं किसी चीज़ के, है ना. लैंड के अगर दूसरे यूजेस हो रहे हैं तो उस पर स्वाभाविक सी बात है कि कल्टीवेशन तो हम नहीं कर सकते, ठीक है. देन अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, इसके अलावा भी कुछ ऐसे लैंड है जो क्या है? अनकल्टिवेटेड है, ठीक है. देखो, फॉरेस्ट के बाद स्वाभाविक है कि एक एरिया ऐसा होगा जहाँ पर कल्टीवेशन हो रहा है, उसके अलावा जो चीज़ें बच रही हैं, उसके अलावा जो लैंड बच रहा है, उस पर हम कैसे कैसे यूजेस कर रहे हैं, यहाँ पर हमें ये देखना है, ठीक है. ये मत सोचना कि इसमें कहीं पर भी कल्टीवेशन तो आया ही नहीं. ऑब्वियस सी बात है, कल्टीवेशन नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या? गेटिंग? चलो, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में क्या क्या आ जा रहा है? परमानेंट पास्चर लैंड या फिर ग्रेजिंग लैंड.
सिर्फ ह्यूमन का एग्जिस्टेंस नहीं है ना, एनिमल्स का भी एग्जिस्टेंस है और उनका भी ध्यान हमें रखना पड़ता है, राइट। कैसे? क्योंकि उनको भी खाना देना पड़ेगा। और उनको खाना कैसे देंगे? हमारे पास जो पास्चर लैंड है या जो ग्रेजिंग लैंड होते हैं, जहाँ पर हम जानवरों को चराने के लिए ले जाते हैं, घास या छोटी मोटी पेड़ पौधे पत्तियाँ जो वो खाते हैं, ठीक है, तो इसको हमने बोला है पास्चर लैंड। अब कुछ लैंड ऐसे होते हैं जो परमानेंट पास्चर लैंड होते हैं, ठीक है, मतलब परमानेंटली ये सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, सिर्फ ग्रेजिंग के पर्पज़ के लिए ही यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी टेम्पररी पास्चर लैंड्स भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। मिसलेनियस क्रॉप्स या ग्रुप्स, मतलब कल्टीवेशन के लिए क्रॉप्स ग्रो नहीं हो रही वहाँ पर, है ना, दूसरी क्रॉप्स जैसे कि वीड्स जिनको हम कहते हैं, जो अपने आप ग्रो हो जाती हैं, ठीक है। देन कल्चरेबल वेस्ट लैंड, मतलब ऐसा लैंड जिस पर हम कल्टीवेट तो कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, ठीक है। और कितने समय से नहीं कर रहे? अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years, पिछले 5 सालों से हमने क्या नहीं किया है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कल्टीवेशन नहीं किया है, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, ठीक। और क्यों नहीं कल्टीवेट किया है हमने? क्योंकि कल्टीवेट कर सकते थे बट कुछ मिनरल्स की कमी हो गई होगी, ठीक है, या सॉइल की फर्टिलिटी नहीं होगी तो इसको खाली छोड़ दिया गया। देन फैलो लैंड, फैलो का मतलब भी यही होता है कि किसी पर्टिकुलर लैंड को खाली छोड़ देना, राइट। करंट फैलो 2 प्रकार के होते हैं इसमें। करंट फैलो जो 1 साल से कम समय तक खाली छोड़े गए हैं, ठीक है, मान लो कुछ पर्टिकुलर महीने की 10 महीने, 9 महीने, 8 महीने, इतने समय से उसको खाली रखा गया तो उसको करंट फैलो बोलेंगे, क्योंकि करंटली ये खाली है, आप ये नहीं कह सकते कि ये आगे भी खाली रहेगा, राइट। एंड अदर देन करंट फैलो मतलब जो 1 से 5 साल तक के बीच का कोई भी समय हो सकता है, तब तक इसको क्या रखा गया है, फैलो रखा गया है, ठीक है। इन दोनों पर, फैलो लैंड पर क्या किया जाता है, आगे जाकर कल्टीवेशन किया जा सकता है, ठीक है, मतलब अवेलेबिलिटी रहेगी। देन नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया का मतलब क्या है कि एरिया सोन एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। ये जो हम कल्टीवेटेड लैंड की बात कर रहे थे कि जिस पर हम कल्टीवेशन करेंगे, ये यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, कि साल में एक बार तो कम से कम हम इस पर्टिकुलर एरिया को क्या कर रहे हैं, इस पर क्रॉप लगा रहे हैं, ठीक है, सोइंग हो रही है यहाँ पर क्रॉप की एटलीस्ट साल में एक बार। फाइन, सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द लैंड यूटिलाइजेशन प्रोसेस। चलो अब देखते हैं लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। ये तो एक इन जनरल इन्फॉर्मेशन है जो किसी भी कंट्री के ऊपर लागू हो सकती है, लेकिन पर्टिकुलरली जब हम पढ़ने के लिए आते हैं इंडिया के बारे में, तो हमें ये देखना है कि इंडिया में जितनी भी ज़मीन है हमारे पास, उसका हम यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। हमें पता है कि इंडिया का एरिया टोटल कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, राइट। लेकिन क्या ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पूरा का पूरा कल्टीवेट किया जाता है? ऑब्वियसली नो, ठीक है, क्योंकि इस पूरे एरिया में कल्टीवेशन भी होगा, ठीक है, यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए जगह भी छोड़ी जाएगी, मतलब एग्रीकल्चर भी होगा, मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, सर्विसेज भी होंगी, रोड्स, हाईवेज, ये सारी चीज़ें भी बनेंगी, ठीक है। इसके बाद दूसरी सर्विसेज जो आ जाती हैं या दूसरी कम्युनिटी प्लेसेस जो आ जाती हैं, जैसे स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सारी जगह भी होंगी, ठीक है। सब कुछ लैंड पर ही बना रहे हैं हम, गेटिंग। तो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या है, ऑब्वियस है कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर तो कल्टीवेशन नहीं होगा। मतलब अब हमें यहाँ पर समझना है कि इस पूरे एरिया को हम यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं इंडिया के लोग। फाइन, चलो अब ये जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, इसका पूरा डेटा हमारे पास नहीं है। उसका कारण है इंडिया की ज्योग्राफी, ठीक है। इंडिया की ज्योग्राफी में कुछ पर्टिकुलर एरियाज ऐसे हैं जो डिफ़िकल्ट हैं डेटा कलेक्शन के नज़रिए से अगर हम इनको देखें तो, ठीक है। जैसे सिर्फ हमारे पास इसका 93% डेटा अवेलेबल है ना, मतलब बाकी का बचा जो 7% है, इसका डेटा हम कलेक्ट नहीं कर पाए। उसके कारण क्या है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का डेटा हमारे पास नहीं है, असम को छोड़कर। क्यों? क्योंकि असम तक हम रीचेबल थे, है ना, मतलब हम डेटा कलेक्ट करने वहाँ पर पॉसिबल था, वहाँ की ज्योग्राफी अलाउ कर रही थी। लेकिन बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, है ना, जो आपकी बाकी 7 सिस्टर्स के बाकी जो हिस्से हैं, वहाँ पर डिफ़िकल्ट हो रहा था डेटा को कलेक्ट करना, गेटिंग। देन जम्मू एंड कश्मीर का एरिया जो पाकिस्तान और चाइना के पास है, ठीक है, ये जो हमारी इंडिया का टॉप जो है, ठीक है, यहाँ पर ये वाला एक हिस्सा पाकिस्तान के द्वारा कैप्चर किया हुआ है, दिस एरिया, एंड दिस एरिया इट इज़ कैप्चर्ड बाय चाइना, ठीक है। इसको कहते हैं अक्साई चीन और इसको कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। इन दोनों हिस्सों का भी डेटा हमारे पास नहीं है कि यहाँ की जो ज़मीन है उसका लैंड यूज़ कैसे हो रहा है, वी डोंट नो,
ठीक है, इसलिए ये जो 7% बचा है ये इस रीज़न से बचा हुआ है। देन मोस्टली अदर देन करंट फैलो लैंड, ज़्यादातर एरिया कौन सा है, अदर देन करंट फैलो लैंड, जो हमने यहाँ पर अभी समझा था। ठीक है, ये वाला जो 1 से 5 साल तक क्या किया गया है, कल्टीवेट नहीं किया गया है। ठीक है, पिछले कुछ सालों से वो क्या है, खाली पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है वो खाली, क्योंकि पुअर क्वालिटी है, और अगर हम पुअर क्वालिटी मतलब मिट्टी की जो क्वालिटी है, ज़मीन की जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है, और उसको अच्छा करने जाएंगे तो वो हमारे लिए थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, राइट। और एक्सपेंसिव है इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पर्टिकुलर किसान, कोई पर्टिकुलर फार्मर इसको जाकर क्या करना चाहता है, कल्टीवेट करना चाहता है, तो उसको वो पैसा खुद से लगाना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी है कि उसके पास उतना पैसा नहीं होगा, ठीक है, और गवर्नमेंट उसको उतनी एड प्रोवाइड नहीं करा पा रही होगी। और अगर ये एरिया गवर्नमेंट के पास आता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास हो सकता है कि उस समय उसको उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उतना पैसा नहीं हो, या उसका पैसा कहीं और डाइवर्टेड हो। ठीक है, देन कल्टीवेट वंस और ट्वाइस इन 2 और 3 ईयर्स। तो इस ज़मीन को क्या किया जाता है, हर साल कल्टीवेट करने की जगह 2 से 3 साल में 1 या 2 बार इसको कल्टीवेट किया जाता है, और इसको खाली छोड़ा जाता है ताकि ये नेचुरली क्या करे, अपनी क्वालिटी को दोबारा से इम्प्रूव कर सके, है ना, अपनी सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सके। देन नेट सोन एरिया वेरीज। अब नेट सोन एरिया का मतलब क्या है, जो साल में लगभग हम जिस ज़मीन को हम साल में एटलीस्ट 1 बार तो क्या कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, 1 बार तो यहाँ पर क्रॉप हम लगा रहे हैं। ये भी पूरे इंडिया में अलग अलग है। ठीक है, इंडिया स्टेट्स में डिवाइड है, यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड है, सारे अपने अपने एरिया में क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को कर रहे हैं। ठीक है, कल्टीवेशन कर रहे हैं, पर सबका एरिया अलग अलग है और सबकी ज्योग्राफी भी अलग अलग है, जिसके कारण सबका नेट सोन एरिया भी अलग होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं यूपी की, यूपी बिहार की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके पढ़ते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, क्लास 9th चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है, अब देखो नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ रहे हैं, मतलब प्लेन एरिया है, और यहाँ पर है रिवर गंगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इरिगेशन काफ़ी अच्छा होता है, सॉइल फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर कल्टीवेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, ठीक है, अगर हम डिस्कस करें राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान में क्या है, राजस्थान में इरिगेशन प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ तो एक तो सॉइल फर्टिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, दूसरा रेनफॉल नहीं होती। ठीक है, तो अब आप अगर कंपेयर करते हैं राजस्थान और यूपी के नेट सोन एरिया को, तो इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस कि ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। ठीक है, यूपी में नेट सोन एरिया भी ज़्यादा होगा, यहाँ का कल्टीवेशन भी ज़्यादा होगा, और यहाँ पर राजस्थान में ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी या बहुत ही कम लेवल पर होंगी। ठीक है, देखो जैसे पंजाब का लगभग 80% एरिया कैसा है, नेट सोन एरिया, मतलब पंजाब की जो 80% ज़मीन है उस पर एटलीस्ट साल में 1 बार तो क्रॉप लग रही है। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर हम कंपेयर करने जाते हैं अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार, इन सब के पास 10% से भी कम ज़मीन पर क्या हो रहा है, कल्टीवेशन। ठीक है, मतलब इनकी 90% ज़मीन जो है उस पर कल्टीवेशन नहीं हो पा रहा। ठीक है, लेकिन पंजाब की 80% ज़मीन पर बराबर कल्टीवेशन हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगह पर लैंड यूटिलाइजेशन अलग अलग परसेंटेज में होता है। ठीक है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द ज्योग्राफी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। चलो, लेस फॉरेस्ट एरिया देन डिजायर्ड। अब इंडिया के पास एक और समस्या है, और ये समस्या सिर्फ इंडिया की नहीं है। ठीक है, हमारे पास जितना फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए उससे काफ़ी कम है। और कम क्यों है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन क्यों बढ़ रहा है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। पहला तो कारण ये कि इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनके रहने के लिए जगह बनानी है, उनके खाने के लिए खाना देना है। कहाँ से आएगा, फॉरेस्ट को काट के लैंड को क्लियर किया जाएगा, वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाएगा और सेटलमेंट्स बनाए जाएंगे। ठीक है, तो फॉरेस्ट एरिया कम होते जा रहा है। ठीक है, लैंड यूटिलाइजेशन जितना इंडिया का ये जो टोटल एरिया है इसका एक सिग्निफिकेंट अमाउंट फॉरेस्ट का होना चाहिए, लेकिन नहीं है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। ठीक है, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आप ये वाला एग्जाम्पल स्टेट्स का कंपैरिजन ज़रूर से दें, क्योंकि ये इस पूरे फॉर्मेट का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलो नेक्स्ट, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेथड।
ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन हमने कल के लेक्चर में देखा था कि क्या होता है, लैंड की जो क्वालिटी है जब वो ख़राब होने लग जाती है, ठीक है, तब हम उसको कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। एंड कंजर्वेशन मेथड, कि लैंड डिग्रेड हो रहा है ये तो हमें पता है, लेकिन हमें इसका सोल्यूशन निकालना भी ज़रूरी है कि हम उसको कंजर्व कैसे करने वाले हैं, ठीक है। 90% ऑफ आवर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, शेल्टर, क्लोथिंग ऑब्टेन फ्रॉम लैंड। स्टार्टिंग में ही हमने देखा था जब हम डिस्कस कर रहे थे कि लैंड को रिसोर्स बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारी 95% बेसिक नीड्स जो हैं वो कहाँ से पूरी हो रही है, ज़मीन से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। देन ह्यूमन एक्टिविटीज़ नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट लैंड डिग्रेडेशन बट ऑल्सो एग्रेवेटेड, एग्रेवेट करने का मतलब होता है इंक्रीज करना, द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस टू कॉज डैमेज टू लैंड। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं उनके कारण डायरेक्टली जो लैंड डिग्रेड हो रहा है वो तो एक टॉपिक है ही सही, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो नेचुरल फोर्सेस हैं उनकी स्पीड बढ़ रही है नेचर को और ज़्यादा ख़राब करने की, या लैंड को या बाकी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ख़राब करने की नेचुरल फोर्सेस की स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। जैसे देखो ह्यूमन अगर डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, ठीक है, सेटलमेंट बनाने के लिए, तो यहाँ से लैंड क्वालिटी डिग्रेड तो होगी ही सही, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या होगा कि डिफॉरेस्टेशन करने के कारण पेड़ काटे जाएंगे, पेड़ काटे जाएंगे तो उनकी रूट से पकड़ कमज़ोर होगी, और पकड़ कमज़ोर हो जाएगी तो सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा। सॉइल इरोजन ह्यूमन नहीं कर रहा, नेचुरली हो रहा है, लेकिन नेचुरल फोर्स को भी कौन एग्रेवेट कर रहा है, उसकी स्पीड कौन बढ़ा रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, राइट। तो इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब ये है, एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसलिए इसको आपके एनसीईआरटी से एज इट इज़ कॉपी किया गया है ना। ये जो दोनों स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट अगर आप अपने एक आंसर्स में लिखते हैं, आपके पास लॉन्ग आंसर लिखने के लिए आ रहे हैं, तो आपके आंसर को एक एज प्रोवाइड होगी, ठीक है। और अगर आप ये लिखते हैं ना, जैसे अगर आपको बाकी आंसर याद नहीं आ रहा और आप ये भी लिखते हैं तो भी इस पर मार्क्स कट नहीं सकते, क्योंकि जो आप लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देख लेंगे इसके। अबेंडेंड माइनिंग साइट्स जो होती हैं, माइनिंग साइट्स मतलब जहाँ पर माइनिंग का काम हो रहा है, ठीक है। और अबेंडेंड क्यों बोल रहे हैं, मतलब कि माइनिंग करके कई सालों तक माइनिंग करके उस ज़मीन को छोड़ दिया गया है। अब माइनिंग की है मतलब ज़मीन के अंदर खुदाई की और वहाँ से मिनरल्स या मेटल्स को निकाला गया है, तो जो ज़मीन में गड्ढा किया गया है बड़ी सी माइन को भर तो नहीं सकते, ठीक है, तो वो ओपन रह जाती है, जिसके कारण क्या होता है, डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवर बर्डनिंग, अर्थ के लैंड के ऊपर एक परमानेंट स्कार्स वहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। और मिनरल्स क्योंकि वहाँ से निकल ही चुके तो वो एक तरीके से तो वेस्ट लैंड हो गया, राइट। और उसके कारण दूसरे फोर्सेस की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। अर्थक्वेक वगैरह के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उस ज़मीन को बार बार माइन कर करके, है ना, एक्सप्लोजिव्स यूज़ किए जाएंगे, पत्थरों को काटा जाएगा, तो वो बर्डन को इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। और बैलेंस को क्या करेगा, गड़बड़ कर देगा वहाँ पर, राइट। माइनिंग लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को क्लियर करके फॉरेस्ट में एरिया में देखा जाता है कि कहाँ पर मिनरल ज़्यादा मिलते हैं, जहाँ पर ट्रेस हो जाता है कि मिनरल ज़्यादा है तो उस पूरे एरिया को डिफॉरेस्ट किया जाता है, उनको पेड़ों को काटा जाता है और वहाँ पर माइनिंग की प्रोसेस चालू की है, ठीक है। तो माइनिंग लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, ठीक है। इन सारे स्टेट्स में, ठीक है, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पर फॉरेस्ट का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर फॉरेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि माइनिंग एक्टिविटीज़ के कारण, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपके एरिया है जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, एमपी, यहाँ पर मिनरल्स की संख्या भी ज़्यादा है, दोनों का मतलब दोनों का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। और मिनरल्स को या मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के कारण हमको यहाँ के जंगलों को काटना पड़ता है, तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट है हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट पे, ठीक है, और लैंड रिसोर्स पर। देन ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग भी एक कारण है, क्योंकि इससे सॉइल इरोजन बढ़ते जाता है, राइट। कहाँ पर ज़्यादा होता है, गुजरात, राजस्थान, एमपी एंड महाराष्ट्र, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एनिमल डोमेस्टिकेशन भी बड़े अमाउंट में होता है। अब जो एनिमल डोमेस्टिकेट कराएगा वही तो ग्रेजिंग कराने के लिए ले जाएगा उनको, ठीक है। तो जो परमानेंट ग्रेजिंग लैंड्स होते हैं या पार्शियल लैंड्स होते हैं वो पूरी की तरह ग्रेजिंग, बार बार उनकी ग्रेजिंग होती है, प्रॉपर क्रॉप्स, प्रॉपर ग्रासेस को ग्रो करने से पहले ही ग्रेजिंग हो जाती है, तो वहाँ पर भी सॉइल इरोजन इंक्रीज हो जाता है। देन ओवर इरीगेशन, अब देखो इरीगेशन तो ज़रूरी चीज़ है ना एग्रीकल्चर के लिए, मतलब क्रॉप्स तक पानी पहुँचना चाहिए, मिट्टी तक पानी पहुँचना चाहिए, राइट। इरीगेशन हो रहा है लेकिन ओवर हो रहा है,
मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पानी किसको मिल रहा है, क्रॉप्स को और ज़मीन को ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिल रहा है, तो वो भी आपके लैंड के लिए एक हार्मफुल एक्टिविटी हो जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ओवर इरिगेशन होगा, ज़्यादा इरिगेशन होगा तो वाटर लॉगिंग हो जाएगी। वाटर लॉगिंग का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एरिया में पानी का भर जाना लंबे समय के लिए, ठीक। ज़्यादा लंबे समय तक पानी भरा रहेगा तो वो क्या करेगा, सैलिनिटी और एल्केनिटी बढ़ा देगा आपके सॉइल की, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा पंजाब की अगर आप देखेंगे मिट्टी, तो मिट्टी के ऊपर एक वाइट लेयर जम जाती है, और ये वाइट लेयर किस चीज़ की होती है, सैलिनिटी, सॉल्ट की, ठीक है। जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, इन स्टेट्स के नाम क्यों लिए गए हैं, क्योंकि ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एग्रीकल्चर होता है। यूपी का भी हमने देखा रीज़न क्या था, क्योंकि यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। पंजाब का रीज़न अगेन हमने देखा कि 80% यहाँ का एरिया नेट सोन एरिया है, ठीक है। और पंजाब में भी नॉर्दर्न प्लेन्स है, लेकिन यहाँ पर कौन सी रिवर ड्रेन करती है, आपकी इंडस। और यूपी में कौन सी रिवर ड्रेन करती है, गंगा। गेटिंग? देन मिनरल प्रोसेसिंग, ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट सोपस्टोन फॉर सेरामिक इंडस्ट्री। ये क्या बता रहे हैं, मिनरल प्रोसेसिंग, मतलब कि मिनरल को जब हम ज़मीन से निकाल रहे हैं, है ना, ओट्स में से जब हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो भी आपके लैंड पर ही कुछ ना कुछ एक्टिविटी को क्रिएट कर देगा, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, मिट्टी की क्वालिटी अगेन खराब हो जाएगी, राइट। जनरेट ह्यूज क्वालिटी ऑफ डस्ट इन दी एटमॉस्फेयर। और इसका दूसरा एक इफ़ेक्ट क्या है कि ये एयर पोल्यूशन को करता है ना। एयर पोल्यूशन और किससे होगा, मिनरल प्रोसेसिंग में जब हम माइनिंग करेंगे, अगर हम एक्सप्लोसिव्स का यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी क्या होगा, एयर पोल्यूशन होता है, राइट। इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल डाउन ऑन द लैंड, ठीक है। ये जो आपकी डस्ट है, ये क्या करेगी, ये पानी की जो कैपेसिटी है सॉइल के अंदर जाने की, है ना, इनफिल्ट्रेट होने की, सॉइल की जो कैपेसिटी हो जाएगी पानी को एब्जॉर्व करने की, उसको कम कर देगा, क्योंकि ये वहाँ पर जम जाएगा और पानी को डिफ़िकल्टी होगी सॉइल के नीचे लेवल तक जाने में। देन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स बिकेम मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन, मतलब इंडस्ट्रीज से निकलने वाले जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, ठीक है, या जो हार्मफुल स्मोक है, जो बिना ट्रीट किए हवा में जा रहा है, डस्ट में, स्मोक में, और बिना ट्रीट किए पानी में जा रहा है, वाटर बॉडीज़ में जा रहा है, तो वहाँ पर भी ये क्या कर रहा है, लैंड और वाटर और एयर और सारे प्रकार का पोल्यूशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कर देगा, ओके। तो अभी हमने देखा कि भाई लैंड डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, अलग अलग तरीक़ों से हो रहा है, पर कंजर्वेशन की भी कुछ मेथड्स हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। कौन सी मेथड्स है कंजर्वेशन की, बहुत ही सिंपल है, एफॉरेस्टेशन, मतलब डिफॉरेस्टेशन का उल्टा। डिफॉरेस्टेशन में हम पेड़ों को काटते हैं, जंगलों को काटते हैं, और एफॉरेस्टेशन में हम पेड़ नहीं ग्रो करते हैं, हम जंगल को ग्रो करते हैं, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया हम चूज़ करते हैं और वहाँ पर हम फॉरेस्ट ग्रो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैनेजिंग ग्रेजिंग लैंड, मतलब ग्रेजिंग लैंड जो है उनके लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर ग्रेजिंग लैंड पर कितनी ज़्यादा ग्रेजिंग होनी चाहिए, है ना। क्रॉप्स को ग्रो करने का मौका देना चाहिए, ग्रासेस को ग्रो करने का मौका देना चाहिए, उसके बाद ग्रेजिंग करानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ओवर ग्रेजिंग होगी तो सिर्फ क्रॉप्स को नुकसान नहीं है, ओवर ग्रेजिंग में सॉइल को भी नुकसान है और लैंड को भी नुकसान है। देन प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स। शेल्टर बेल्ट क्या होता है, अगर ये एक फील्ड है जहाँ पर कोई क्रॉप ग्रो कर रही है, मान लो यहाँ पर राइस ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब मुझे पता है कि जहाँ पर ये ज़मीन है वहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं और यहाँ से सॉइल के जो फाइन पार्टिकल्स हैं उनके उड़ के जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। या आसपास अगर बारिश होती है तो मेरे इस फील्ड में बाहर का पानी भरने के ज़्यादा चांसेस है, तो मैं क्या करूँगी, इसको रोकने की कोशिश करूँगी, ठीक है। शेल्टर बेल्ट जब हम बना देते हैं, मतलब पेड़ की फील्ड की बाउंड्री में दोनों तीनों तरफ बाउंड्री पे हम क्या करते हैं, बड़े बड़े पेड़ों को ग्रो कर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे एक तो ये होता है कि एयर के थ्रू जो सॉइल इरोजन होना है वो बच जाता है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो पेड़ हमने अपने खेत की बाउंड्री पर लगाए हैं वो पेड़ क्या करेंगे, वहाँ की सॉइल को इंटैक्ट कर लेंगे, वहाँ की सॉइल को पकड़ के रखेंगे और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करेंगे, साथ में बाहर से आने वाला जो पानी है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेंगी वहाँ की रूट्स, ठीक है। तो ये हमारे एक पर्टिकुलर खेत में लगी हुई क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं। देन स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस।
सैंड ड्यून्स कैसे बन रहे हैं? सैंड ड्यून्स बनते हैं आपके डेजर्ट एरिया में, ठीक है। डेजर्ट एरिया में बनने वाले जो सैंड ड्यून्स होते हैं ये बनते हैं एयर के कारण, ठीक है, नॉट एक्चुअली एयर, हम विंड कहेंगे, ठीक है। क्यों बनते हैं? विंड के कारण, है ना, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जब तेज़ हवा चल रही है तो उसको हम कहते हैं विंड, है ना। अब सैंड ड्यून्स तो रोज़ बनते हैं और रोज़ बिगड़ते हैं, है ना, एक जगह से बने फिर वहाँ से हवा चल गई तो वहाँ से उठ के कहीं और बन गए, राइट। सैंड ड्यून्स के कारण भी कहीं ना कहीं सॉइल तो नहीं कहेंगे क्योंकि वहाँ पर सैंड है, लेकिन लैंड डिग्रेडेशन वहाँ पर होने लगता है, ठीक है। तो हमको स्टेबलाइज करना क्यों ज़रूरी है? ताकि वो लैंड को डिग्रेड होने से बचा सके। और कैसे कर पाएंगे हम इसको? थॉर्नी बशेस को ग्रो करके, है ना। अगेन जैसे हमने शेल्टर बेल्ट बनाया वैसे ही हम थॉर्नी बशेस को यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, मतलब कांटेदार झाड़ियों को क्या किया जा सकता है? ग्रो वहाँ पर किया जा सकता है। देन मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। अब हमें पता है कि कोई ज़मीन वेस्ट है, बंजर है, जहाँ पर हम काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर वेस्ट लैंड को मैनेज कैसे किया जाएगा? उसका कौन सा बेस्ट पॉसिबल यूज़ हम कर सकते हैं कि वो वेस्ट ना कहलाए, ठीक है। मान लो कि एक बंजर ज़मीन थी मेरे पास, है ना, नहीं है वैसे, ठीक है। मान लो मेरे पास एक बंजर ज़मीन है, ठीक है। अब इस ज़मीन को मुझे पता है कि भाई यहाँ पर एग्रीकल्चर मैं कर नहीं सकती, और अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को शुरू करती हूँ, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर डिसाइड करती हूँ कि अब मैं यहाँ पर एग्रीकल्चर तो नहीं कर सकती, तो मैं करती हूँ यहाँ पर एक स्कूल खोल लेती हूँ। अब ये स्कूल एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, और इसके साथ अगर स्कूल चलता है, आसपास के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, और उनको नॉलेज मिलता है, तो क्या होगा कि ये जो वेस्ट लैंड था इसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। बजाय ऐसी ज़मीनों को खाली छोड़ने के या फिर बंजर ज़मीनों पर बार बार एक्सपेंस लगाकर, अपना पैसा लगाकर हम उसको कल्टीवेट करने की कोशिश करें, उससे अच्छा है कि उसका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए, राइट। देन कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़। माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि माइनिंग अकेले बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे लैंड को करती है, ठीक है। पहली बात तो पॉल्यूशन 50 प्रकार का कर देगी, ठीक है। दूसरी चीज़, अर्थक्वेक्स के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं ना, लैंडस्लाइड्स के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप ज़मीन के अंदर गड्ढा करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा? स्टेबिलिटी जो रॉक्स की वहाँ पर होगी, है ना, स्टेबिलिटी जो लैंड की वहाँ पर होगी वो गड़बड़ होगी, अनस्टेबल होगी, और फिर वो क्रिएट करेगी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है। माइनिंग में आसपास के लोगों को भी परेशानी होती है, लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है, राइट। तो माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी है, बंद नहीं कर सकते, क्योंकि माइनिंग भी ज़रूरी है। ये ऐसे मिनरल्स और फ्यूल्स और सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रही है जिससे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पॉसिबल हो पा रही है, राइट। तो अगर हम माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकें तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। मैनेज करके देखना चाहिए कि किस जगह पे माइनिंग करने से कितना नुकसान है। फाइन। प्रॉपर डिस्चार्ज और disposal of industrial effluents and waste after treatment can reduce land and water degradation। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जो केमिकल्स होते हैं, उनको बिना ट्रीट किए अगर आप एयर में रिलीज़ कर रहे हैं या फिर आप उनको पानी में रिलीज़ कर रहे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। वाटर में जाएंगे तो एक्वेटिक एनिमल्स को, एक्वेटिक प्लांट्स को परेशानी होगी, और एयर में जाएंगे तो हम सबको परेशानी होगी, ठीक है। तो अब क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो रहा है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिसकी मदद से क्या किया जा सकता है, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट को प्रॉपरली मैनेज किया जा सकता है और इन्वायरमेंटल हार्म को भी बचाया जा सकता है, ठीक है। तो इसको सारी इंडस्ट्रीज़ को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लैंड और वाटर दोनों की मदद से क्या हो रहा है? डिग्रेडेशन को बचाया जा सकता है, ठीक है। सो ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में? लैंड के बारे में, है ना, मतलब कि लैंड को रिसोर्स हम क्यों कह रहे हैं। ओके, तो आई होप लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन मेथड सारा कुछ आपको क्लियर होगा। बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश की है कम समय में, ठीक है। अगेन लेक्चर्स बहुत ज़्यादा लंबे मैं बनाना नहीं चाह रही हूँ और थोड़ा सा उनको इंटरेक्टिव रखना चाह रही हूँ। फाइन। तो अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। कहीं पर भी कुछ ऐसा लग रहा है कि कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, डू टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि हम सब मिलकर 10th स्टैंडर्ड को बिल्कुल नए सीरीज से शुरू करने वाले हैं, कर ही चुके हैं, ठीक है, रादर गेटिंग। और थ्रू आउट द ईयर हम इसी तरीके से समझते हुए पूरे 10th स्टैंडर्ड को पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप दिस मच इज क्लियर। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।